Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with our modern history lecture series, this is lecture number 21st. तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव डन, ठीक है, हमने एक मूवमेंट देखी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कंप्लीट किया था। फिर मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको बताई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैंने लिखा हुआ 28 मंथ कांग्रेस रूल 1937 एंड रिजाइन इन 1939। अभी मैंने क्या लिखा है इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, अब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कंप्लीट कर दिया है। तो लेट्स हैव अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों ही मूवमेंट आपको पता है लेड बाय महात्मा गांधी। तो देखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला डिफरेंस। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। उसके ऑब्जेक्टिव थे जो खिलाफत, याद होगा आपको, जो खलीफा के साथ गलत हो रहा था, मतलब जो खिलाफत मूवमेंट थी उसका इशू इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था कि मुस्लिम्स के साथ जो गलत हो रहा है, ठीक है, टर्की में, आपको याद होगा वो गलत है। तो पहला इशू उन्होंने उसको सही करने की बात कही। दूसरा जो पंजाब में गलत हुआ है दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। और स्वराज चाहिए, ठीक है, दे नीड अ स्वराज, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये 3 चीज इसकी डिमांड थी किसकी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उसका ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइप की डिमांड नहीं है, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देयर वाज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, अगर मैं मेथड की बात करूं, कौन सा मेथड अपनाया गया है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगर मेथड देखें तो वहां पर यह था कि इंडियंस आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विथ हुम, ब्रिटिशर्स। तो नॉन कॉपरेशन चलेगा, हम कॉपरेट नहीं करेंगे किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि हम जो सिविल लॉज हैं जो हमको लगता है इंडिया के लिए गलत है इंडियन के पर्सपेक्टिव से, ऐसे सारे सिविल लॉज को हम ब्रेक करेंगे, मतलब वॉयलेट करेंगे, वॉयलेशन ऑफ लॉ। तो यहां पर देख रहे हैं एक तरीके लॉ का वॉयलेशन हो रहा है इन वेयर, इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। थर्ड, अगर मैं मुस्लिम पार्टिसिपेशन की बात करूं तो बिकॉज ऑफ खिलाफत, ये खिलाफत मूवमेंट को जो इनकॉर्पोरेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसकी वजह से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ठीक है, जबकि सीडीएम में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम है, लो है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन और सीडीएम में, ठीक है। तो चलिए अपन उसी पुराने लेक्चर को कवर करते कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि वहां पर एक न्यू स्वराजेस की डिमांड आ गई थी कि क्या हमको इलेक्शन से पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। फाइनली कांग्रेस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और देखिए हुआ क्या, जो कांग्रेस पार्टिसिपेट तो करेगी इलेक्शंस में, ठीक है, जो 1935 का एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शंस होंगे और उसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन कांग्रेस जीतेगी भी, लेकिन आफ्टर 28 मंथ्स वो कांग्रेस जिसने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में वो रिजाइन कर देगी। तो आज हमारा टॉपिक इसी में है 28 मंथ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। तो राज्यों में 28 मंथ्स कांग्रेस रूल रहेगा। तो देखते था क्या हुआ, क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए फरवरी 1937 में, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने 1161 सीट्स में से अराउंड 716 सीट्स कांग्रेस ने जीती, मैं लिखी भी है 716 सीट्स कांग्रेस को मिली। और अगर मैं बात करूं जो प्रोविंसेस हैं वो इंडिया में 11 प्रोविंसेस हैं, 11 स्टेट्स हैं एक तरीके से। उन 11 स्टेट्स में से कांग्रेस की मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो अगर देखा जाए पंजाब, बंगाल, असम, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस हर जगह मेजॉरिटी में थी, ठीक है। तो इन स्टेट्स में कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं थी, बट स्टिल इन स्टेट्स में से भी अगर हम देखें असम, बंगाल और तीसरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, इसमें कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है। सरकार बनाने के लिए उसके पास वो बहुमत नहीं थी, मेजॉरिटी नहीं थी, बट स्टिल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी कांग्रेस थी। मतलब इन जिसमें नहीं बना पा रही थी, मतलब मेजॉरिटी में नहीं थी, उनमें भी 3 में तो कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन।
देखिए अब कांग्रेस ने गवर्नमेंट भी बनाई, ठीक है। कितने स्टेट्स में, कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई? तो याद रखिएगा, बॉम्बे में बनी गवर्नमेंट कांग्रेस की, मद्रास में बनी, सेंट्रल प्रोविंस में बनी, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, इसको आज आप उत्तर प्रदेश भी कहते हो, बिहार, और बाद में तो लेटर प्रोविंस, मतलब लेटर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टार्टिंग में तो 6 में ही बनी थी, फिर 2 में बाद में और बनी, टोटल 8 जगह उन्होंने अपनी क्या बना ली? गवर्नमेंट बना ली। तो याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और असम और बंगाल में लार्जेस्ट पार्टी थी, तो 2 जगह उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। अब इन्होंने 1937 में इलेक्शंस लड़ा और सरकार भी बना ली। अब ये सरकार के अंदर एंटर हो चुके थे, गवर्नमेंट के अंदर। तो जब ये एंटर हुए तो इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट भी हासिल की कि जब ये 28 मंथ्स रहेंगे, 28 मंथ्स बाद क्यों रिजाइन किया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट इन 28 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी कुछ अचीवमेंट्स है। कांग्रेस जब इसमें एंटर किया तो अचीवमेंट्स की बात करूं तो उन्होंने इट ईज द कर्व इन सिविल लिबर्टी, ठीक है। तो जो पहले रुकावटें लगती थी, जो सिविल लिबर्टीज, जो लोगों को एक लिबर्टी मिलनी चाहिए उसमें रुकावटें लगती थी, ध्यान रखना, उसको ईज डाउन किया इन्होंने, मतलब आपकी लिबर्टीज में रुकावटें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। सेकेंड अगर देखा जाए तो पहले प्रेस में रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगते थे, उसको इन्होंने क्या किया? लिफ्ट करने की कोशिश की, मतलब प्रेस में रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रेस को फ्रीडम मिले, ठीक है। थर्ड, पुलिस जो रहती थी, है ना, उसके पावर बहुत ज्यादा गलत यूज होते थे नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए, तो उन्होंने पुलिस के पावर को कम करने की कोशिश की, कर्ब करने की जरूरत की, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारे, इस कांग्रेस गवर्नमेंट जब स्टेट्स में बनी, बहुत से लॉ पास किए जो फार्मर्स, एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट्स में थे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स पास किए, डेप्ट रिलीफ फंड पास किया। तो ऐसे बहुत से, ध्यान रखिएगा, लॉस पास हुए बाय हुम? बाय, याद रखिएगा, विच गवर्नमेंट? दैट इज 28 मंथ जो कांग्रेस रहने वाली है उन्होंने, ठीक है। आगे अगर और देखो इनके अचीवमेंट्स में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करूं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स क्वेश्चंस को अंडरलाइन करिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, याद रखिएगा, 1938 में, जिसके चेयरमैन बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, एक प्लानिंग कमेटी बनी कि किस तरह प्लानिंग करेंगे अपन, उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है। फिर देन इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, ध्यान रखिएगा, इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को बढ़ाने के लिए यहां पर याद रखिए कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हमारे देश का होना चाहिए प्रोडक्ट, उसके लिए इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट स्टिल डेवलप कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट स्टिल अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो उतना पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि देश आजाद नहीं है, दे हैव लेस पावर। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बात करूं तो दे डोंट हैव, द गवर्नमेंट तो बन गई है बट स्टिल उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जो एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए जरूरत होती है। कह सकते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड पावर्स कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सोशल रिफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि कुछ वेलफेयर ऑफ हरिजन्स के लिए, वेलफेयर के लिए टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की कि टेंपल एंट्री में उनको रोका ना जाए, ठीक है। फोकस ऑन एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एजुकेशन, तीनों लेवल की एजुकेशन में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। अब खास बात यह है, अक्टूबर 1939, और एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊं तो 23 अक्टूबर 1939, अराउंड 28 मंथ बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है। अब इसका अपन को देखना पड़ेगा रिजाइन क्यों किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी अपन देखेंगे। याद रखिए, रीजन मैं आपको भी मोटा मोटा रीजन बता रहा हूं, दैट इज आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है जिसमें ब्रिटेन पार्टिसिपेट करता है, ऑफकोर्स अगेंस्ट जर्मनी, अगर दो पावर्स देखे जाएं तो ब्रिटेन ये कहता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट ब्रिटेन, ठीक है। अब इंडियंस का ये कहना है कि आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, हमारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कांग्रेस से तो आपने पूछा ही नहीं, और आपने कह दिया इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। तो इस बात पे, ठीक है, अपना गुस्सा दिखाने के लिए उस कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। तो याद रखिएगा, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए कांग्रेस ने रिजाइन किया, ठीक है। अब रिजाइन तो किया है उन्होंने, उसको अपन बैकग्राउंड में देखेंगे ऐसा हुआ क्या। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी कांग्रेस की जो 28 मंथ कांग्रेस रही, उसके अगर बारे में कुछ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखें, मतलब एक असेसमेंट में निकालूं, तो पॉजिटिव ये है कि सरकार बना के ये दिखा दिया कि एक मिथ को वीक कर दिया उन्होंने कि इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल, कि इंडियंस रूल नहीं कर सकते। ये उन्होंने मिथ जो था पूरी तरीके से वो तोड़ दिया कि इंडियंस कैन रूल। देखिए उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया, अपन ने देखा, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो दे हैव वीकन द मिथ,
ठीक है। अगेन सेकंड पॉइंट उन्होंने ये भी बता दिया कि गुड वर्क कैन बी डन विथ मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उनको इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था, तब भी उन्होंने काम अच्छा किया, तो ये भी उन्होंने प्रूफ किया। थर्ड देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट, ये प्रूफ किया कि इंडियन गवर्नमेंट होना जरूरी है, नेसेसरी है फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब सोशल रिफॉर्म्स के लिए आपको याद रखिएगा इंडियन गवर्नमेंट होना जरूरी है। तो दिस इज अगेन प्रूफ बाय हुम, द असेसमेंट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम 28 मंथ कांग्रेस। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी है, देखो नेगेटिव ऐसा इतना नहीं मिलेगा अपन को, बट स्टिल एक नेगेटिव मैं बताऊं, हंगर फॉर पावर, मतलब सब लोग चाहते थे कि वो इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करके एंटर कर जाए, तो एक प्रिविलेज, एक पावर की हंगर भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक, गांधी भी ये कहते थे कि अगर आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर, तो आप गवर्नमेंट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आप वही करप्ट हो जाएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो एक हंगर का एक कह सकते हैं, हंगर फॉर पावर, ये एक नेगेटिव अपन कह सकते हैं। ठीक है, बट ये जो रिजाइन किया, इसका बैकग्राउंड क्या था, अगर मैं आपको बताऊं, बैकग्राउंड पे लेके चलूं, मैं आपको डिस्कस करूं, तो देखिए रिजाइन ऐसे नहीं किया। रिजाइन करने से पहले जैसे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन डेवलप हो रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो कांग्रेस ने दो डिमांड रखी अपनी। ठीक है, बैकग्राउंड में ले चलो, मतलब वॉर अभी नहीं हुआ वर्ल्ड वॉर, उससे पहले कांग्रेस ने दो डिमांड्स रखी। कांग्रेस की डिमांड थी कि जब वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, तो आप वॉर के बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दे, ठीक है, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए, पहला पॉइंट ये था। और अभी एट प्रेजेंट इमीडिएटली हमको सम टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करके दे दे। तो ये कांग्रेस की दो डिमांड्स थी। इस टाइम पे याद रखिएगा, ऊपर आते अपन, जो वॉइस रॉय थे इंडिया के, वो थे लिंथिंगो, याद रखिएगा, और लिंथिंगो ने कांग्रेस की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। लिंथिंगो रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ कांग्रेस। अब जब वॉइस रॉय ने कांग्रेस की डिमांड रिजेक्ट कर दी, ठीक है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैं आपको बताऊं मीटिंग हुई सितंबर 1939 में वर्धा में। ठीक है, और इस मीटिंग में दो पॉइंट निकले, देखो देखा है तो एक सुभाष चंद्र बोस की थिंकिंग थी और दूसरे साइड महात्मा गांधी की। सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि अभी ब्रिटेन परेशान है ना, वो वॉर लड़ रहा है जर्मनी और जापान के अगेंस्ट, तो हमें इस सिचुएशन का फायदा उठा के जर्मनी और जापान की हेल्प करनी चाहिए। दैट इज एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन का आप एडवांटेज लो और स्टार्ट कर दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दो और इनडायरेक्टली हेल्प हुम, जापान एंड हुम, ब्रिटेन, सॉरी जापान एंड जर्मनी। ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा स्टिल वी शुड सपोर्ट हुम, ब्रिटिशर्स को हम सपोर्ट करें, ठीक है, और अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस ना रखे। और महात्मा गांधी का वी शुड सपोर्ट हुम, याद रखिएगा, दैट इज ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन अगर फाइनली आउटकम क्या निकला इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, आउटकम क्या निकला, तो फाइनली आउटकम उनका ये निकला कि रेजोल्यूशन अगेंस्ट फासिस्ट एग्रेशन। फासिस्ट याद रखिएगा, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, जैसे हिटलर था जर्मनी में उस टाइम पर, तो एक तरीके से ये उन्होंने पास किया कि वी आर अगेंस्ट दिस फासिस्ट एग्रेशन, मतलब हम जर्मनी की सपोर्ट नहीं करते हैं। आप क्लियरली बोल रहे हो ये बात, क्योंकि यू हैव सेड रेजोल्यूशन अगेंस्ट फासिस्ट एग्रेशन। फासिस्ट का एग्जांपल अगर देखा जाए तो हिटलर है, ठीक है, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि दे आर अगेंस्ट फासिस्ट एग्रेशन, एक ये पॉइंट रखा। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि ब्रिटेन शुड गिव अस फ्रीडम टू इंडिया, इंडिया को आप फ्रीडम प्रोवाइड करो, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी, सो इंडिया कुड हेल्प यू, तो ब्रिटेन को इंडिया हेल्प कर सकती है। ठीक है, बट इन सबको देखा जाए तो ऑफकोर्स ब्रिटेन इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द डिमांड्स ऑफ इंडिया, इंडिया कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। फाइनली कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन अ नेम ऑफ प्रोटेस्ट ऑन 23 अक्टूबर 1939 कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइंड। ठीक है, और याद रखिएगा जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो नो सपोर्ट टू गवर्नमेंट इन वॉर, उन्होंने ये भी बोला कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं वॉर में। ठीक है, और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अभी देखिए कांग्रेस ने रिजाइन किया है, अब होगा क्या इससे, रिजाइन करने से क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा कि इंडिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, और अगर इंडियंस हेल्प नहीं करेंगे वॉर में तो क्या होगा, एक इंडिया ऐसी कॉलोनी अगर हेल्प करे जापान की, जर्मनी की, तो इंडिया ऐसी कॉलोनी उनके हाथ से जा सकती है। तो नाउ अब वो चाहेंगे कि इंडिया उनकी हेल्प करे, तो बहुत से कैरेट कह सकते हैं, बहुत से ऑफर लेके आएंगे इंडिया के पास, वो पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट इज फ्रॉम 1940 टू 1947, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी है इस बीच में। ठीक है, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपने देखा किस तरह 28 मंथ की कांग्रेस बनी, उसके क्या अचीवमेंट्स थे, क्या उसका असेसमेंट
निकला और फाइनली व्हाई दे रिजाइंड। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आप इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। अगर आपको कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो मॉडर्न हिस्ट्री या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।